डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट डोनर में। अगर कोई आपसे पूछे इंडिया के क्रेडिट सिस्टम का बैकबोन क्या है, तो जी हाँ, उसका जवाब होगा एनबीएफसी। क्योंकि एनबीएफसी क्यों है? क्योंकि जो एनबीएफसी है वो रिटेल लोन को कवर करता है। उसको छोटे छोटे लोन देने में बहुत ईजिली लोन दे देता है। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई लोन चाहिए तो ऐसा होगा कि एनबीएफसी का एजेंट बैंक के एजेंट से जल्दी आ जाएगा, है ना। और आप मॉल में जाते हैं, किसी बड़ी दुकान में जाते हैं, तो आपके पास एनबीएफसी का जो ऑप्शन होता है ना, वो ईजिली अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू बैंक। क्यों होता है? क्योंकि वो छोटे छोटे लोन को कवर करता है। कैसे लोन कवर करता है? या किसी को फ्रिज लेना हो, किसी को वॉशिंग मशीन लेनी हो, किसी को गाड़ी लेनी हो, वो सभी चीज़ को कवर करता है। वहीं बैंक क्या होता है? बैंक की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैंक का जो रिटेल एक्सपोजर है वो ओनली 34% है, और वहीं एनबीएफसी का 48%। इसी चीज़ को देखते हुए जो एनबीएफसी ने 48% रिटेलर को कवर कर रखा है, वहीं क्या कहते हैं, बैंक ने कितना कवर कर रखा है? 34% को। इसलिए एनबीएफसी स्ट्रिक्टली रूप से, कड़े रूप से बैंक को टक्कर दे रहा है। और इसी फील्ड में हमें को जानना चाहिए कि एनबीएफसी की हिस्ट्री क्या है। 2000 में, सन 2000 में उसका जो एम था वो 2 लाख करोड़ था। अब 2025 में इसका एम हो गया है 45 लाख करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 ईयर में एनबीएफसी ने 20x के उससे ग्रोथ की है। इसके पीछे रीजन क्या है? 20x से ग्रोथ क्यों की है? क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि जो एनबीएफसी होता है एज कंपेयर टू बैंक ईजिली लोन दे देता है। और दूसरा क्या है कि बैंक से आप तुरंत स्मॉल अमाउंट में लोन नहीं ले सकते, है ना। अगर एनबीएफसी से आप स्मॉल अमाउंट में लोन लेते हैं तो फास्टर तरीके से लोन दे देता है। उसकी प्रोसेस भी आसान होती है। इसी चक्कर में ये माना गया है कि 2030 तक जो एनबीएफसी है 15 से लेकर 17% एजीआर के हिसाब से ग्रोथ करेगी। ठीक है ना। डियर फ्रेंड, आप हमको मैसेज में बताइए कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो 20x से ग्रोथ किया हो, और ऐसा कौन सा सेक्टर है जो 5 साल में 15 और 17% के एजीआर से ग्रोथ करेगा। इसी फील्ड में हमने 2 एनबीएफसी को चुना है। पहला क्या है? बजाज फाइनेंस, और दूसरा कौन सा है? एचडीबी फाइनेंस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बजाज फाइनेंस है मार्केट का बादशाह है, और एचडीबी को हम जानते हैं उसकी लिस्टिंग अभी हुई है, लेकिन वो सब्सिडी किसकी है? एचडीएफसी बैंक की। जिसके पीछे एचडीएफसी बैंक का हाथ हो वो एनबीएफसी छोटी थोड़ी है। उसके पीछे बहुत पब्लिक का सपोर्ट है, बहुत कस्टमर ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक से जुड़े हुए हैं। उसी केस में जो बजाज फाइनेंस है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कस्टमर जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा उनके दोनों बारे में जानते हैं, बेसिक जानते हैं। जो बजाज फाइनेंस होता है वो सभी प्रकार के लोन देता है, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, और ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी लोन चाहिए, और हेल्थ सेक्टर में भी इन्वॉल्व लोन चाहिए। ये सभी प्रकार के लोन दे देता है। और उसी केस में जो हमारा एचडीबी फाइनेंस है वो थोड़ा पर्सनल लोन देता है, थोड़ा कमर्शियल लोन देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खाली पर्सनल लोन देता है, कार लोन देता है, और एसेसरी का लोन देता है। और उसकी एक एडिशनल चीज़ है कि वो रिकवरी करता है, कलेक्शन करता है। ये आपको बात कोई बताएगा नहीं, ये बात आपको अच्छी लगी? वो खाली अपने लिए कलेक्शन नहीं करता, वो दूसरी एनबीएफसी के लिए भी कलेक्शन करता है ना। बढ़िया शानदार बात। ये इसका यूनिक फीचर है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है ना, जो आपको मैंने डिटेल में बता रहा हूँ। अब हम इसको और डीप में जाते हैं, नंबर में कंपेयर करते हैं, है ना। इसकी इनकम कितनी थी, इसका साइज कितना है, इसका एपीएस कितना है, मार्केट कैप कितना है। जब हम तुलना करेंगे तभी तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। तभी तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी इनकम पे। जो नेट प्रॉफिट था एचडीबी फाइनेंशियल का 2176 करोड़ था, वहीं बजाज फाइनेंस का 16,780 करोड़ था। बिग डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो टोटल इनकम थी कितनी थी? 16,300 करोड़ थी एचडीबी फाइनेंस की, और बजाज फाइनेंस की कितनी थी? 69,700 करोड़, जो 4x बड़ा है। आप देख रहे हैं इनकम, बजाज फाइनेंस की इनकम देख रहे हैं 4x है। जो ईपीएस कितना है एचडीबी फाइनेंस का? 27.3, बजाज फाइनेंस का कितना है? 28, ऑलमोस्ट इक्वल है।
जो ईपीएस है दोनों का वो सेम है। और मार्केट कैप की से तुलना की जाए तो एचडीबी फाइनेंस का जो मार्केट कैप है 64,500 करोड़ है, वहीं बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है 5.45 लाख करोड़ का है, 8x बड़ा है बजाज फाइनेंस। और उसके बाद तुलना करते हैं हम एयूएम से। जो एचडीबी बैंक का जो एयूएम है वो 1.1 लाख करोड़ है, वहीं बजाज फाइनेंस का 4.41 लाख करोड़ है, 4x हायर। हमने नंबर में क्या चेक किया? टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, मार्केट कैप और एयूएम। अब उसके बाद हमें क्या चेक करना चाहिए? उसके बाद हमें चेक करना चाहिए एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी भी किसी भी सेक्टर में किसी भी शेयर को लेने से पहले हमें चेक करनी चाहिए कि उसकी एसेट क्वालिटी है कितनी। बजाज फाइनेंस की जो एसेट क्वालिटी है वो 1.13 है, वेरी हेल्दी है। और एचडीबी फाइनेंस की जो जीएनपी जो है वो है 2%, स्लाइटली हायर है, क्योंकि वो सेमी अर्बन में और लो इनकम में बोरोस दे रहा है। ठीक है ना, एसेट क्वालिटी भी बजाज फाइनेंस की ज़्यादा है। उसके बाद हमें चेक करना चाहिए कि इसकी मार्केट प्रेजेंस है कितनी, कि एचडीबी फाइनेंस की ज़्यादा मार्केट प्रेजेंस है या बजाज फाइनेंस की मार्केट प्रेजेंस ज़्यादा है। तो बजाज फाइनेंस की जो कस्टमर है वो 7 करोड़ हैं, ब्रांचेस 4,000 हैं और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन टीयर 2 एंड टीयर 3। और उसी तरफ जो एचडीबी फाइनेंस है उसकी 1 करोड़ है और ब्रांचेस कितनी है? 1600। और अभी ये एज कंपेयर बजाज फाइनेंस की कंपेयर में थोड़ी कम है। लेकिन दोस्तों में पता होना चाहिए ये अभी लिस्टिंग हुई है, इनिशियल फेज में है और इसके पीछे सपोर्ट किसका है? एचडीएफसी बैंक का। इसलिए इसको कम आंकने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे 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 अपने आप को डेवलप कर रहा है। पहले भी तो बजाज फाइनेंस छोटा ही होगा ना, लेकिन टाइम लगा तो ग्रोथ हुई। उसी केस में जो हमारा एचडीबी फाइनेंस है एचडीएफसी की सब्सिडरी है, और जब एचडीएफसी की जब सब्सिडरी है तो उसको एचडीएफसी के कस्टमर भी मिलेंगे और खुद के कस्टमर वो कलेक्शन इकट्ठे करेगा, जनरेट करेगा, ग्रोथ करेगा, ब्रांचेस बढ़ाएगा। तो एचडीएफसी को की ब्रांच को एचडीबी फाइनेंस को कम आंकने की गलती हम नहीं कर सकते। उसके बाद हमें चेक करना चाहिए डिजिटल पुश कितना है। आप लोगों ने देखा होगा हर चीज़ तो डिजिटल ही हो गई है, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको डिजिटली लोन मिल जाता है। तो डिजिटल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसका की पॉइंट क्या है? जो इंस्टेंट लोन लेने के लिए इसके पास इंस्टेंट लोन है, बीएनपीएल है, बाय नाउ पे लेटर, ई कॉमर्स टाइप कर रखा है, स्ट्रॉन्ग मोबाइल ऐप है, डिजिटल इकोसिस्टम है। वहीं जो आपका एचडीबी फाइनेंस है वो जो आईपीओ के फंड को डिजिटल सिस्टम को ग्रोथ करने में सारा फंड वहीं ग्रोथ लगा रहा है। उन्होंने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया एचडीबी ने, इन्होंने जीरो से नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने अपना स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कर रहे हैं, अपने डिजिटल सिस्टम को भी ग्रोथ ला रहे हैं। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो एचडीबी फाइनेंस है वो भी धीरे 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 ग्रोथ कर रहा है। अब उसके बाद आती है हम वैल्यूएशन पे। हमें पता होना चाहिए कि किस शेयर की कितनी वैल्यूएशन है। बजाज फाइनेंस की जो पी रेशियो है वो 31x है और पीवी रेशियो 5.6x है और एचडीबी फाइनेंस की 30x है। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि दोनों ही महंगे हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है 15 से 17x की ग्रोथ तरीके से ग्रोथ भी करेगी। जब ग्रोथ है तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमको दिखता है ना कि कंपनी ग्रोथ करेगी तो थोड़ा महंगा लिया जा सकता है। लेकिन हम उस केस में कंपनी ग्रोथ भी ना करे और महंगा भी हो तो उस केस में हमें वैल्यूएशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आते हैं हम मैक्रो फैक्टर पे। मैक्रो फैक्टर क्या है? जीएसटी में चेंजेस हुए हैं। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट कम किए हैं, इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, कॉमर्शियल यूज़ बढ़ेगा। कॉमर्शियल यूज़ क्या बढ़ेगा? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। अगर इन सब की डिमांड बढ़ेगी तो किसकी मार्केट प्रेजेंस ज़्यादा, किसकी ज़्यादा है? बजाज फाइनेंस की। और उसी तरह एचडीबी फाइनेंस की भी ग्रोथ होगी, लेकिन एज कंपेयर टू कम होगी। अगर हम इंस्टेंट वे में पूछें तो बजाज फाइनेंस ग्रोथ अच्छी करेगा, अगर हम लॉन्ग टर्म वे में देखें तो एचडीबी फाइनेंस भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। हमने दोस्तों इन सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे आसानी होगी कि किसी भी शेयर को कंपेयर खरीदने में करने के लिए, किसी भी सेक्टर में परचेस करने के लिए, किसी भी शेयर के लिए हमने किस किस की तुलना की? हमने उसकी इनकम की तुलना की, हमने उसकी एसेट की तुलना की, हमने उसकी टेक्निकल
टेक की कंपेयर की, हमने इसकी पी रेशियो को चेक किया, हमने सारे टेक्निकल फैक्टर चेक किए। जो हम लोग क्या होते हैं, शेयर के प्राइस को देखते हुए शेयर को परचेस कर लेते हैं, लेकिन हम किसी भी इन सारे पैरामीटर को कवर नहीं करते। लेकिन हमको शेयर खरीदने से पहले, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले इन सारे फैक्टरों को चेक करना चाहिए। दोस्तों, मेरी किसी भी शेयर को खरीदने की कोई भी सजेशन नहीं है, ना कोई मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको कोई भी शेयर परचेस करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने किसी भी शेयर को खरीदने से पहले कौन कौन से पॉइंट चेक करने चाहिए, वो सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें कौन कौन से पॉइंट चेक करने चाहिए। दोस्तों, आप ये पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, और आपको किसी भी शेयर को खरीदना हो तो आप ये सारे पॉइंट चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ा टाइम लगता है दोस्तों बड़ा मेहनत लगती है पॉइंट कलेक्शन करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे भारत।